औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मचला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। शाहिर लुधियानवी की लिखी ये लाइनें मर्द और औरत के रिश्ते पर कितनी सटीक बैठती हैं। हम लाख आधुनिकता का दावा कर लें, हम लाख बराबरी की बात कर लें, लेकिन सच का दावा इतना मजबूत होता है कि हम उससे आंख भी नहीं मिला पाते। यही सच्चाई कभी निर्भया के रूप में, कभी उन्नाव के रूप में, कभी कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के रूप में हमारे सामने बलात्कार के तौर पर उजागर होता है। आखिर वो कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं जो इस हद तक चले जाते हैं? विभत्सता और हैवानियत का चेहरा जो ऐसे मामलों में सामने आता है वह इंसानी करुणा और संवेदना से विश्वास को डिगाने वाला होता है। यह हर बार होता है, लगातार हो रहा है, कभी 6 महीने में, कभी 1 साल में हैवानियत का यह चेहरा हमारे सामने होता है। दुनिया का कोई भी समाज अपराध मुक्त नहीं है, लेकिन कभी कभी अपराध का जैसा चेहरा उभर कर हमारे सामने आता है वह विश्वास को डिगाने के लिए काफ़ी है। इस तरह के दुष्कर्म और कुकृत्य को जो लोग अंजाम देते हैं वह भी हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे आसपास रहते हैं। आखिर उनके अंदर ऐसा क्या पनपता रहता है जिसका परिणाम ऐसी हैवानियत के रूप में सामने आता है? यह हमें एक समाज के तौर पर सोचने के लिए मजबूर करता है। कभी कभी सोचने पर लगता है, क्या एक समाज के तौर पर हम असफल हो चुके हैं? दुनिया का कोई ऐसा समाज और देश नहीं है जो औरत को देवी और भगवान का दर्जा देता हो, और विडंबना ये कि औरत के खिलाफ विभत्सता का यह रूप भी हमारे समाज और देश में ही देखने को मिलता है। सच कहूं तो हम हिप्पोक्रेट समाज हैं, दोगले लोग हैं, जिसके कहे और किए के बीच इतना अंतर है जिससे एक सदी गुजारी जा सकती है। खैर, मेरा नाम निखिल है और आप जनता बोध देख रहे हैं। पत्रकारिता के कुछ उसूलों का पालन करते हुए हम भी कुछ सवाल सामने रखना चाहते हैं। यह कुछ ऐसे सवाल हैं जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना के बाद सरकार और प्रशासन के क्रियाकलाप से उभरे हैं। ऐसे एक नहीं कई सवाल हैं। मसलन, कोलकाता पुलिस अभी तक मात्र एक आरोपी को गिरफ्तार कर सकी है, जबकि ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी ने दावा किया है कि मृतक के प्राइवेट पार्ट में 151 mg मेल स्पर्म मिला है, जो सिर्फ एक शख्स का नहीं हो सकता। मृतक के परिवार को प्रशासन द्वारा पहले सुसाइड करने की बात कही गई। कोलकाता पुलिस के FIR में भी पहले रेप और मर्डर का चार्ज नहीं था, बाद में जोड़ा गया। जिस आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया है उसके तार पुलिस से जुड़े हैं। CBI को केस सौंपे जाने के बाद भी बंगाल पुलिस सबूत से छेड़छाड़ कर रही है। हम आपको बताएंगे जितने भी सवाल उठ रहे हैं उसके लिए अब तक क्या क्या हुआ है। शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से, जहां पुलिस ने केवल एक अपराधी को अभी तक गिरफ्तार किया है। ट्रेनी डॉक्टर के शरीर में 151 mg मेल स्पर्म का पता चला है, जिससे साफ जाहिर है यह कुकृत्य किसी एक व्यक्ति या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अकेले का नहीं है, क्योंकि विज्ञान कहता है किसी एक व्यक्ति में 15 से 20 mg से ज़्यादा स्पर्म नहीं हो सकता, लेकिन इस मामले में 151 मिलीग्राम है। ऐसे में पुलिस की अब तक की कार्रवाई संतोषजनक नहीं है। यह मामला गैंग रेप और मर्डर का है, जबकि पुलिस अभी तक सिर्फ एक अपराधी तक पहुंची है, बाकी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। अब सवाल नंबर 2, जहां पीड़िता के माँ बाप से बंगाल पुलिस ने झूठ बोला। 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलने के बाद प्रशासन पर आरोप है कि उसने पीड़ित परिवार से झूठ बोला था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ट्रेनी डॉक्टर के पिता के हवाले से लिखा गया कि अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने सबसे पहले फ़ोन करके कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। अस्पताल पहुंचने के बाद असलियत का पता चला। वकील और महिला अधिकार कार्यकर्ता वृंदा ग्रोवर के मुताबिक पीड़िता के माता पिता को शुरू में अस्पताल अधिकारियों ने बताया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया है और उसकी हत्या कर दी गई है। अब सवाल नंबर 3, जहां कोलकाता पुलिस ने FIR में लीपापोती करने की कोशिश की। घटना के बाद कोलकाता पुलिस ने जांच पड़ताल किए बिना 9 अगस्त की सुबह एक अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर कर लिया। पुलिस को लगा ही नहीं कि इस लड़की की हत्या हुई है। हालांकि बाद में महिला डॉक्टर के पिता और मां की शिकायत के बाद इस मामले में रेप और मर्डर का केस भी दर्ज किया गया,
लेकिन तब तक लेट हो चुका था। अब सवाल नंबर 4, गिरफ्तार आरोपी का पुलिस कनेक्शन क्या है? आरोपी संजय रॉय कोलकाता पुलिस की 4th बटालियन के बैरक में सोते हुए गिरफ्तार किया गया। इसका मतलब है आरोपी पुलिस का जवान है, क्योंकि कोई भी आदमी पुलिस बैरक में जाकर नहीं सो सकता। 33 साल के संजय रॉय ने 2019 में सिविक वॉलेंटियर के रूप में कोलकाता पुलिस ज्वाइन की। सिविक वॉलेंटियर के तौर पर उसे हर महीने 12,000 रुपये मिलते हैं। आरोपी कोलकाता पुलिस की लिखी शर्ट और टोपी पहनकर भी घूमता था। उसने बाइक पर भी कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगा रखा है। वह कोलकाता पुलिस की 4th बटालियन के बैरक में रहता था। कुछ समय से वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पुलिस चौकी पर काम करता था, जहां यह घटना हुई। अब सवाल नंबर 5, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा सामने आया है जो बंगाल पुलिस पर सवालिया निशान लगाता है। कोलकाता पुलिस की थ्योरी के मुताबिक इस घटना को सिर्फ संजय रॉय ने अंजाम दिया है। पुलिस की पूरी जांच इसी थ्योरी के इर्द गिर्द घूम रही है। हालांकि 12 अगस्त को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़ित के प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव पाया गया है। चीख को दबाने के लिए उसकी नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया। ट्रेनी डॉक्टर के सिर को दीवार से सटा दिया गया था, जिससे वह चिल्ला न सके। पेट, होठ, उंगलियों और बाएं पैर पर भी चोट पाई गई है। फिर उन पर इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मा टूट गया और शीशे के टुकड़े उसकी आंखों में घुस गए। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की पूर्व महिला डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बार पेनिट्रेशन के संकेत मिले हैं। हो सकता है उसके साथ 1 से अधिक बार बलात्कार किया गया हो। जिस क्रूरता से महिला डॉक्टर को मारा गया है वह कोई एक इंसान के बस की बात नहीं है। ये 1 से अधिक व्यक्ति का काम है। लेकिन पुलिस 5 दिन के बाद भी सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार कर सकी है। पुलिस ने बाकी लोगों के बारे में अभी तक पता करने की कोशिश भी नहीं की है। इन्हीं वजहों से कोलकाता पुलिस पर सवाल और ज़्यादा गहरे हो गए हैं। सवाल नंबर 6, सीबीआई को केस सौंपे जाने के बाद भी सबूतों से छेड़छाड़ हो रही है। पश्चिम बंगाल डॉक्टर्स फोरम ने मंगलवार को सीबीआई को एक पत्र सौंपकर दावा किया कि कोलकाता के अस्पताल में जिस स्थान पर महिला डॉक्टर का शव मिला था उसके पास निर्माण कार्य जैसे सफाई पुताई आदि कराकर सबूत से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने भी निर्माण कार्य को रोकने की कोशिश नहीं की। पुलिस के इस तरह के व्यवहार से साफ पता चलता है कि ममता सरकार की पुलिस किसी न किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। अब जब मामला सीबीआई को सौंपा जा चुका है तो इस मामले को सुलझाने में सीबीआई के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। पहली चुनौती, घटना में शामिल और कितने लोग थे और कौन थे। घटना की रात अस्पताल में कितने लोग थे? घटना की रात अस्पताल में 5 लोग ड्यूटी पर थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर भी घटना में 1 से ज़्यादा लोगों के शामिल होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में सीबीआई की पहली चुनौती यही पता करना होगा कि घटना में और कितने लोग शामिल थे। दूसरी चुनौती सबूत को लेकर होगी। हड़ताल कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि घटना स्थल को सील नहीं किया गया, सेमिनार हॉल को खुला छोड़ दिया गया, वहां कोई सीसीटीवी भी नहीं है। ऐसे में सीबीआई के लिए मौके से सबूत जुटाना आसान नहीं है। तीसरी चुनौती स्थानीय पुलिस अधिकारियों से तालमेल को लेकर होगी। इस मामले में सीबीआई तब तक अच्छे से जांच नहीं कर सकती जब तक कि उसे स्थानीय पुलिस और प्रशासन का सहयोग न मिल सके। यह केस सीबीआई को ममता सरकार ने नहीं बल्कि हाई कोर्ट ने सौंपी है। ऐसे में सीबीआई को स्थानीय पुलिस से सपोर्ट मिलने के बाद ही पूछताछ और जांच न्यूट्रल तरीके से कर पाएगी। फिलहाल जनता बोध में इतना ही। आप बंगाल में हुई इस घटना पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जनहित में पत्रकारिता करने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। आपका समर्थन हमें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के लाइक के रूप में मिल सकता है। धन्यवाद, आभार। मैं निखिल कुमार।